मैं प्रिया अमित सोमानी श्रीरामपुर से कोरोना मुक्ति की ओर एक कदम इस चर्चा सत्र में आप सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, इस संकट समय काल में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहे हैं तो वो है हमारे डॉक्टर्स। आपकी, मेरी और हम सब की सुरक्षा हेतु जो रात दिन एक करके योद्धा की तरह हम सब के लिए काम कर रहे हैं, तो इन योद्धा स्वरूपी डॉक्टरों के लिए मेरा शत शत नमन। कोरोना के लक्षण क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है और प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, इस चर्चा सत्र का प्रमुख विषय आज का है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्रीरामपुर से डॉक्टर अर्चना जी सोमानी, डॉक्टर सुचिता जी भट्टर और डॉक्टर सपना जी करवा। तो इन सब का इंट्रोडक्शन मैं संक्षिप्त में आपको देना चाहूंगी। डॉक्टर अर्चना जी सोमानी, इन्होंने 10th और 12th में मेरिट स्कोर किया है। वह MBBS और MD पैथोलॉजी सोलापुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर BMCC यहाँ से इन्होंने पदवी प्राप्त की है। श्रीरामपुर 2002 में इन्होंने सोमानी डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, जहाँ वह कैंसर और हार्मोन्स की जांच के लिए विशेष टेस्ट करते हैं और उसके लिए प्रयत्नशील है। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गीता परिवार और इनरव्हील क्लब की एक्टिव सदस्य है। हॉस्पिटल के अलावा उन्हें संगीत, योगा, रीडिंग और कुकिंग में काफी इंटरेस्ट है। अभी स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति के वह प्रमुख है। डॉक्टर सुचिता जी भट्टर श्रीरामपुर में गत 25 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सक के रूप से वह काम देख रही है। साथ ही में योगा तथा आयुर्वेद का इनका गाढ़ा अभ्यास है। 15 वर्षों से योग शिक्षक तथा योग प्रवीण का अभ्यासक्रम इन्होंने पूर्ण किया है। इनके हॉबीज है रीडिंग और गार्डनिंग। गीता परिवार और IWC के ये एक्टिव मेंबर हैं। डॉक्टर सपना जी करवा फैमिली फिजिशियन, पिछले 25 सालों से वह काम कर रही है। वर्किंग पार्टनर इन रेडियोलॉजी क्लिनिक। साखर कामगार नर्सिंग कॉलेज में वो गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी लेक्चर्स देती है। अहमदनगर माहेश्वरी महिला संगठन आयोजित प्रतियोगिता में 3 बार जिला स्तरीय और 1 बार तालुका स्तरीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है और कुकिंग और रीडिंग में वह रुचि रखती है। तो मैं इन तीनों डॉक्टर का आज के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ऐसे हमारे ऑलराउंड पर्सनालिटीज के साथ आज के चर्चा सत्र की हम शुरुआत करते हैं एक कदम कोरोना मुक्ति की ओर। तो डॉक्टर अर्चना जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कोरोना या कोविड-19 क्या है और क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? कोरोना यह एक वायरस का नाम है और इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 ऐसे कहा गया है। एक्चुअली कोरोना यह शब्द लैटिन शब्द है और लैटिन में इसका अर्थ होता है क्राउन। तो इस कोरोना, इस गोलाकार वायरस के ऊपर भी क्राउन के जैसे स्पाइक्स है और इसलिए उसको क्राउन कोरोना यह नाम दिया गया है। तो एक्चुअली ये कोरोना भी अपने लिए नया वायरस नहीं है। इसके पहले भी 2002, 2012, 2013 में इसकी वजह से श्वसन संदर्भ की बहुत दुर्लभ बीमारियां होती गई, जिसे सार्स, मर्स ऐसे कहा गया और तब भी इस बीमारी की वजह से काफी लोग मृत्युमुखी हो गए और काफी लोग इसमें से रिकवर भी हो गए। तो यह कोरोना वायरस फिर से आया है, सिर्फ इसकी जाति भिन्न है और इसे विशेषज्ञों ने नोवेल कोरोना वायरस ऐसा नाम दिया है। हाँ, अब आपका दूसरा प्रश्न, इस बीमारी के ऊपर कोई औषधि? तो एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक किसी भी पैथी में अभी तक इस बीमारी के ऊपर किसी औषधि की उपलब्धता नहीं है। हाँ, शास्त्रज्ञों की खोज जारी है, उनके प्रयत्न चालू है, पर अभी भी ठोस औषधि उपलब्ध इस बीमारी के ऊपर नहीं है। हाँ, पर हम प्रिवेंशन जरूर कर सकते हैं। जी, तो अब हम जान चुके हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में और इस पर कोई औषधि उपलब्ध नहीं है, ये भी डॉक्टर ने बताया। तो मेरा आगे का सवाल है, इस कोरोना के लक्षण क्या है, इसकी जांच कैसे की जाती है और वह कब करनी चाहिए? कोरोना के लक्षण यह आम फ्लू के जैसे ही लक्षण है, जैसे कि हल्का सा बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश,
थोड़ी ठंड बच के बुखार आना, गलावट सी, थकान सी महसूस होना, थोड़ा सा अंतर चलने के बाद सांस फूल जाना, बहुत थके थके वैसे महसूस होना, कभी कभी लूज मोशंस भी, कभी कुछ पेशेंट्स को इसकी भी शिकायत होती है। तो ये है सारे कोरोना के लक्षण। पर फिर भी ऐसे भी पेशेंट्स हम लोगों को हम स्टडी की गई है कि जिसमें पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं है पर फिर भी उनकी टेस्ट पॉजिटिव है। तो ऐसे पेशेंट्स को असिम्टोमेटिक पेशेंट्स ऐसे कहा जाता है। अब इसके ऊपर जांच कौन सी करें? तो अभी तक जो सबसे ज्यादा विश्वसनीयता भरी जो टेस्ट है वो है RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें नाक में से या गले में से पेशेंट का स्राव लिया जाता है और उसमें वायरस की जांच की जाती है। इसके व्यतिरिक्त एंटीजन की भी चेकिंग चालू है और जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है या जिनको कोरोना हुआ है उन लोगों में भी डी डाइमर, LDH, फेरिटीन, कोविड एंटीबॉडीज ऐसी जो चेकिंग है तो यह खबरदारी के लिए की जाती है। अब यह टेस्ट कब करनी चाहिए? क्या सबने करना जरूरी है? तो नहीं। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके आते हो और आने के बाद अभी जो मैंने आपको लक्षण दिखाए, जो आपको बोले, उसमें से अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो आपको यह टेस्ट कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी नॉन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो और आपको थोड़े समय के बाद जान पड़ता है कि आपको तकलीफ शुरू हो गई है तो आपको यहाँ टेस्ट कर लेनी चाहिए। और कभी कभी जब आपको लगता है बस मुझे साधारण सा फ्लू हुआ है, पर 2-3 दिन के बाद उसमें जो परेशानियां हो रही है वो नॉर्मल न होते हुए अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपको बहुत ठंड बच के बुखार आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस चलने के बाद आपको बहुत थकान सी महसूस हो रही है, उस वक्त आप दुर्लक्ष्य न करें, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और ये टेस्ट कर लें। जी, तो कोरोना के लक्षण हमने जाने, उसकी चिंता करने के बजाय प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर ने जो बताए हुए सिम्टम, ये अगर हमारे बॉडी में नजर आने लगे तो हमें जरूर डॉक्टर से इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। क्या आप हमें ये बताएंगे होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है? हाँ, होम क्वारंटाइन क्या है, इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि होम क्वारंटाइन कब होना पड़ता है। जब आप कोरोना संक्रमित पेशेंट के संपर्क में रह चुके हो और आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ता है। यदि आप कोविड पॉजिटिव हो, कुछ दिनों के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तब आपको होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। और आजकल बड़े शहरों में जहां बेड्स अवेलेबल नहीं है वहां पर, और जहां आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है पर आपको सिम्टम्स नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ता है। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को दूसरों से अलग करना। अपने आप को दूसरों से अलग करना, इसका मतलब है कि शारीरिक दूरी बनाए रखना ताकि अन्य व्यक्ति को आपका इन्फेक्शन ना हो। होम क्वारंटाइन के लिए आपको अपने घर के एक कमरे में रहना है। उस कमरे में आपको 14 दिनों के लिए रहना है। परिवार के कोई भी सदस्य, खास करके बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे या फिर गर्भवती महिला है, उनसे तो दूरी आपको बनाकर रखना है। यदि आपके कमरे में कोई आता है तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। यदि देखभाल की जरूरत हो तो परिवार के किसी एक सदस्य से ही करवाएं। आप अकेले कमरे में रहते हो फिर भी आपको सर्जिकल मास्क पहनना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे के बाद मास्क को आपको डिस्पोज ऑफ भी करना है। आप कमरे में हो और आपको अक्सर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। 20 सेकंड के लिए हाथों को धोना है, सैनिटाइज भी करना है, खास करके भोजन के पहले, वॉशरूम जाने के बाद, और यदि आपको खांसी या छींक आती है तो अपनी टॉवेल या अन्य पर्सनल चीजें किसी के साथ भी इस काल में शेयर नहीं करना है। कमरे का काउंटर टॉप है, डोर नॉब्स है, टेलीफोन है, कमरे की फर्श, वॉशरूम को आपको सैनिटाइज करना है, साफ करना है, डिसइंफेक्टेंट की सहायता से क्लीन करना है। अपने उपयोग में लाए हुए बर्तन को भी आपको डिटर्जेंट की सहायता से साफ करके रखना है। फिर आपको रूम में रहते हुए आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड भी रखना है।
थर्मोमीटर की सहायता से आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, नोट डाउन करें। फिर ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये एक सिंपल डिवाइस है। इस डिवाइस को अपने उंगली से लगाकर 1 मिनट के लिए रखना है। फिर इस पर जो रीडिंग आती है जब वो स्टेबल हो जाती है तो इस रीडिंग का भी नोट डाउन करके रखना है। यदि आपका बुखार बढ़ रहा है और यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, 95 के नीचे आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक सोच के साथ रहना है, क्योंकि थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। तो डॉक्टर सपना जी, मैं अभी आपको मास्क के बारे में पूछना चाहूंगी। क्या आप हमें बताएंगे मास्क कौन सा पहनना चाहिए? कोविड-19 एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब भी कोरोना संक्रमित पेशेंट खांसते हैं, छींकते हैं या बोलते हैं तो उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। इन ड्रॉपलेट से बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना पड़ता है। मास्क हमारे मुंह, नाक और वातावरण के बीच एक पर्दा या फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के मास्क अवेलेबल होते हैं, एक N95 मास्क और दूसरा सर्जिकल मास्क। ये N95 मास्क है। N95 मास्क हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए बताया गया है। N95 मास्क के 3 लेयर्स होते हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया से हमारा प्रोटेक्शन होता है। ये सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क आम जनता के लिए रिकमेंड किया गया है। सर्जिकल मास्क एक डिस्पोजेबल मास्क होता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप मास्क खरीदें, प्रॉपर पैकेजिंग वाले मास्क ही खरीदें, लूज मास्क ना खरीदें, क्योंकि लूज मास्क इटसेल्फ में कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड होने की संभावना हो सकती है। जब भी आप मास्क का डब्बा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मास्क उल्टी तरह से रखे हुए रहते हैं। मास्क पहनने से पहले 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, हाथों को सैनिटाइज भी करना है। स्ट्रिंग की सहायता से मास्क को उठाकर अपने कानों के ऊपर अटकाना है। ध्यान रहे कि मास्क के बाहरी हिस्सों को आप बिल्कुल स्पर्श ना करें, टच ना करें। वैसे ही मास्क उतारने के बाद मास्क को तुरंत डिस्पोज ऑफ करना है और अपने हाथों को साबुन पानी से धोना है और हाथों को सैनिटाइज भी करना है। आइडियली सर्जिकल मास्क का उपयोग एक ही बार में कहा गया है, यानी 6 से 8 घंटे के बाद आपको सर्जिकल मास्क को डिस्पोज ऑफ करना है। यदि 8 घंटे के अंदर भी कुछ घंटों के बाद आपको लगता है कि मास्क में मॉइस्चर आ गया है, तो आप मास्क को तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। कुछ लोग स्ट्रोल, स्कार्फ, चुन्नी, सूती कपड़ा आदि का उपयोग मास्क के रूप में करते हैं, पर ध्यान रखें कि इस पर मॉइस्चर और कीटाणु एक्यूमुलेट होते हैं और कीटाणु बहुत लंबे समय तक स्टेबल होते हैं। इससे इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर मास्क का उपयोग भी करना है। यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ मास्क पहनना काफी नहीं है, तो मास्क को सही ढंग से पहनना बहुत जरूरी है। मास्क और हैंड वॉश का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तभी आपको मास्क का फायदा मिल सकता है। मास्क को अपने गर्दन से लटका कर ना रखें, या तो आप मास्क को पहन लें या मास्क को उतार कर डिस्पोज ऑफ कर दें। यदि आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप N95 मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कौन सा मास्क यूज करना चाहिए। अब मेरा अगला सवाल है डॉक्टर सुचिता जी से। मैं पूछना चाहती हूँ कि कोरोना के चलते हुए हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बनाए रखें? अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बनाने के लिए हमको 3 बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक है आहार, दूसरा है व्यायाम और तीसरा निद्रा। तो आहार में सबसे पहले हम हर रोज घर का बना हुआ ताजा भोजन खाएं और पौष्टिक भोजन खाएं, ये बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन यानी जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स हो, क्योंकि फाइबरस फूड ही हमारा पाचन शक्ति को अच्छे से रखता है। अगर हम रिफाइंड फूड खाते हैं तो वो हमें कब्ज कर सकता है। साथ ही क्या नहीं खाना वो बहुत जरूरी है, जैसे
ठंडी चीजें ना खाएं, फ्रिज से निकाला हुआ या आइसक्रीम ऐसी चीजें नहीं खाएं। और जब भी पानी पीना है तो थोड़ा गुनगुना करके पिए। साथ ही आयुष मंत्रालय ने बताया हुआ काढ़ा जरूर ले। हर रोज हमें तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सौंठ और हल्दी डालकर काढ़ा बनाना चाहिए और उसमें मिठास के लिए काली बनो के या गुड़ डाल के उसको सेवन करना चाहिए। इससे हमारा ओरैक यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंट कैपेसिटी इससे काढ़े से बढ़ती है। दूसरी बात है कि हमारा व्यायाम से शारीरिक क्षमता हमारी अच्छी होती है, जिसमें हम स्कीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, डिप्स लगाना, घर पर ही सूर्य नमस्कार करना, योगासन करना, ऐसे कई बातें करके हम अपना फिजिकल फिटनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही बहुत जरूरी है प्राणायाम यानी श्वास का अभ्यास करना, जिससे हमारा मन शांत हो और बुद्धि स्थिर हो। उसके बाद हमें ओंकार जप और मेडिटेशन ये भी कुछ देर के लिए करना ही चाहिए, जिससे हमारी सकारात्मक सोच बढ़ती है और प्रतिकार शक्ति इससे हमारी बढ़ती है। तीसरा है निद्रा हमारी 6 से 8 घंटे गहरी नींद अच्छे से होनी चाहिए। अगर नींद कम होती है और गहरी नहीं होती है या जागरण ज्यादा होता है, तब भी हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। इसलिए ये तीनों कारण हमें ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर सुचिता जी, आपने हमें इम्यूनिटी बनाने का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। साथ ही व्यायाम, आहार क्या लेना चाहिए और अपनी सकारात्मकता कैसे बनाए रखनी चाहिए, इसके बारे में बहुत मार्गदर्शन अच्छा दिया है। तो ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करेंगे। अभी मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम सीनियर सिटीजन्स हमारे घर में है तो क्या इनमें कोरोना का प्रादुर्भाव जल्दी होता है? हाँ, जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो कोरोना का प्रादुर्भाव हो सकता है। जैसे 60 साल के ऊपर की उम्र के लोग जो होते हैं, अगर उनको साथ में डायबिटीज, अस्थमा, उच्च रक्तदाब, हृदय संबंधित कोई बीमारी, किडनी संबंधित कोई बीमारी, जिन्हें हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, अगर ऐसी बीमारियां हो तो उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाहर न जाए, भीड़ में न जाए, बाहर के लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न रखे, दूरी बनाए रखे, ये सब उनको पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही दिन भर घर में रहते हैं तो उनका मन बहल जाए, ऐसी उनकी दिनचर्या बनी रहे। वो अगर सुबह उठ के हल्का व्यायाम करे, कुछ श्वास का अभ्यास, पूजा पाठ, कुछ ग्रंथ वाचन करे और कुछ देर टीवी देखे, पुस्तकें पढ़े, तो उनका दिन अच्छा निकल जाएगा। साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि घर के हर व्यक्ति उनके साथ बातचीत करते रहे ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। जी, बहुत सही कहा आपने। और आपने हमें ये भी बताया कि घर के बुजुर्ग, वयस्क लोगों का ध्यान कैसे रखना चाहिए और उनमें पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखनी चाहिए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट यानी डाइट। तो डॉक्टर सुचिता जी, आप हमें कोरोना के दौरान जो खाने पीने की चीजें हैं तो उसकी खबरदारी हमें कैसे लेनी चाहिए, आप इस पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। अब इस कोरोना के दौरान हम जब भी कोई सामान बाहर से लाते हैं तो हमारे मन में हमेशा डर होता है कि कहीं इस पर वायरस तो नहीं बैठे हैं। तो हम हर चीज को जैसे ही घर में लाते हैं, अगर वो धोने के जैसे है, जैसे दूध की थैली है तो उसे साबुन लगा के धो ले, या सब्जियां हैं तो उसे नमक या सोडा इसके पानी में भिगा के रखे थोड़ी देर और फिर उसको अच्छे से धो के फिर इस्तेमाल करें। या फिर कोई पंसारी से लाया हुआ सामान है जिसे हम धो नहीं सकते तो उसे हम 3 दिन के लिए अलग रखें, उसको छुए नहीं, 3 दिन के बाद उसको इस्तेमाल करें। जी, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सुचिता जी ने हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर। अब मेरे आखिरी 2 सवाल मैं डॉक्टर अर्चना जी को पूछना चाहूंगी कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑलरेडी मेरी दोनों सहेलियों ने शॉर्ट में आपको बता ही दिया है कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या खबरदारी लेनी है। तो मैं जस्ट आपको एक इन्यूमरेट करती हूँ कि जैसे सपना भाभी ने बताया
कि हमें कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं और इसका इंटरवल लाइक 4 से 6 घंटे के अंतर के बाद हमको हाथ धोने हैं। और अगर आप कभी अपने आप को बीमार महसूस करते हो, इस वक्त आपको हर 3 से 4 घंटे के बाद हाथ धोना है। क्यों? तो ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसका स्प्रेड होता है और यह जो वायरस है ये किसी भी सतह पे 8 से 10 घंटे तक रहता है। इसीलिए हमें बार बार हाथ धोना है। और हाथ धोते समय आप ध्यान रखिए अपने उंगलियों के बीच नाखूनों को, अंगूठे को अच्छी तरह से रब करें और उसके बाद 40 to 60 सेकेंड्स तक बहते पानी के नीचे अपने हाथ बनाए रखें। और अगर आपको बाहर जाना है तो कंपलसरी मास्क लगा के जाए। पहले हाथ धोए फिर मास्क पहने। जब आप बाहर कुछ खरीदी करने के लिए जाते हो तो साथ में अपने बैग में एक छोटी सी सैनिटाइजर बॉटल अपने साथ कैरी करें। वहां जाने के बाद अगर आपको डिजिटल पेमेंट करने हैं तो उस वक्त वहां का कीबोर्ड, वहां का कीपैड भी आप उस सैनिटाइजर से क्लीन करें और फिर पेमेंट करें। बाहर से जब अंदर घर में आते हो तो वहां चप्पल सब बाहर छोड़ें। बाहर की चप्पल पहन के घर में मत घूमें। बाहर अगर आपको कहीं रेलिंग पे वगैरह आपका हाथ लग जाता है तो तुरंत हाथ सैनिटाइज करें। लिफ्ट का अगर आपको जरूरत पड़ती है लिफ्ट यूज करने की तो एट ए टाइम एक ही व्यक्ति लिफ्ट से आए और जाए, क्योंकि वहां पे सेफ डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर सकते। और बाहर जाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप आपको रखना ही है। कम से कम 3 से 6 फीट का अंतर बनाए रखें, यहाँ आप हमेशा ध्यान रखें। और जब आपके घर में कोई होम क्वारंटाइन है उस वक्त आप घर के सभी व्यक्ति अगर मास्क पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है। जी, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया मास्क का उपयोग, हेल्दी एंड सेल्फ एंड हेल्दी सराउंडिंग कैसे रखना है, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना है, मास्क का रोजाना उपयोग कैसे करना है, ये सब बातें आपने बहुत अच्छे से समझाई। तो अब मैं अपने अंतिम सवाल पर जाना चाहती हूँ। हम सब लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो क्या आप ये क्या आप ये हमें जानकारी बहुत सिंपल लैंग्वेज में देना चाहेंगी? हर्ड इम्यूनिटी क्या है? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्ड इम्यूनिटी जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और मुंबई महापालिका, ये दोनों ने मिलकर एक सीरो सर्वे किया। ये सीरो सर्वे क्या है? तो इसमें मुंबई के कुछ अलग अलग हिस्सों में से पेशेंट्स के या कुछ लोगों के सैंपल लिए गए, जैसे कि धारावी में रहने वाले, कुछ बिल्डिंग्स में रहने वाले, कुछ फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के खून के सैंपल लिए गए और उसमें कोरोना की एक स्पेशल टेस्ट की गई। उसका नाम है कोरोना एंटीबॉडी। और यह जब उसका रिजल्ट आया तब पता चला कि 57% धारावी में रहने वाले और 23% बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के खून में कोरोना एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट एट द सेम टाइम उन लोगों में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या है? तो जब कोई वायरस अपने शरीर में प्रवेश करता है तब अपनी बॉडी बचावात्मक भूमिका लेती है और एंटीबॉडीज तैयार करती है। जैसे कि कोरोना वायरस के लिए कोरोना एंटीबॉडीज तैयार हो गई है। तो ये कोरोना एंटीबॉडीज तैयार होना यह बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि रोग प्रतिकारक शक्ति तैयार हो रही है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब कोई बीमारी कोई बड़े समूहों को घेर लेती है तो उस बीमारी से ठीक होने के बाद लोग अपने आप इम्यून हो जाते हैं, मतलब उनमें जो संरक्षकता है वह और ज्यादा सक्षम बन जाती है। तो ये जो इम्यूनिटी है तो इसे हर्ड इम्यूनिटी मतलब झुंड रोग प्रतिकार शक्ति ऐसे कहा गया है। अगर यह रोग प्रतिकारक शक्ति हम सब लोगों में डेवलप हो जाती है तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। और ऐसा कहना है कि इससे धीरे धीरे हम इस कोरोना के विरुद्ध का हमारा जो युद्ध है वो हम जीत पाएंगे। यह भी एक स्टडी है, पर ध्यान रहे इसके लिए हमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उसे बनाए रखना है, उसे मजबूत रखना है। जी, आप तीनों ने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। आज का चर्चा सत्र एक कदम कोरोना मुक्ति की ओर यह हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं तीनों डॉक्टरों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति की अध्यक्षा होने के नाते बस आप सभी से
अंत में यही कहना चाहती हूँ कि यह कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो उस व्यक्ति को या उस फैमिली की तरफ आप तिरस्कारपूर्ण नजरों से मत देखिए। कम से कम फोन करके आप उनके हालचाल लें और उनकी मानसिक प्रबलता बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ध्यान रहे कल हम भी उस जगह पे हो सकते हैं। अपने और अपने आजू बाजू की स्वच्छता के प्रति भी आप सजग रहें। आज के इस छोटे से इंटरव्यू में आपको डॉक्टर सपना भाभी ने मास्क के बारे में, होम क्वारंटाइन के बारे में जो बताया है उसके ऊपर गौर करें। डॉक्टर सुचिता भाभी ने आपको अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे मेंटेन करना है, व्यायाम कैसे करना है, यह सब के बारे में जो गाइडेंस दिया है वो बहुत अच्छा है, उसे भी ध्यान रखें। आप सब एक बात ध्यान में रखें कि यह वायरस खुद होके आपके पास नहीं आने वाला, सावधानी आपको ही बरतनी है। डॉक्टर्स होने के नाते बस यही संदेश आप सभी बहनों को इस छोटे से इंटरव्यू से हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। सतर्क रहे, जागरूक रहे और स्पेशल थैंक्स टू रचना दीदी मालपाणी, अनुराधा जी राठी और वासंती जी भट्टर, जिन्होंने यह कार्यक्रम करने की हमें अनुमति दी और प्रोत्साहित किया। जय श्री कृष्ण।